नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। क्या अजीत पवार का प्लेन क्रैश एक साजिश थी? क्या ये दुर्घटना नहीं थी, ये एक मर्डर था? आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में इस पर बात करेंगे, क्योंकि एक बार फिर से बहस छिड़ चुकी है। और बहस छिड़ी किसने है? एनसीपी के लीडर्स ने, उनके नेताओं ने और इनके खुद भतीजे ने। आपको याद हो 28 जनवरी के दिन एक दुर्घटना हुई थी, प्लेन क्रैश हुआ था अजीत पवार जी का, जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे। इनका प्लेन क्रैश हुआ और प्लेन क्रैश में आप जानते हो अमूमन ना के बराबर चांसेस रहते हैं बचने के किसी के। तो 5 इनके साथ थे टोटल, उस विमान में सवार थे, उन सभी की डेथ हो गई थी। कुछ तस्वीरें इस प्रकार से आई थी। लेकिन यहाँ पर बात ये हुई कि भाई चलो ठीक है, वो ठीक से तरीके से वो लैंड नहीं कर सका, इस वजह से ये हुआ है क्रैश। लेकिन अभी जब प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आने वाली है, उससे ठीक पहले कुछ चीजें हैं जो साजिश की तरफ इशारा करने लगी हैं। क्या चीजें हैं, आज की वीडियो में डिटेल से हम लोग जानेंगे। आप ये आर्टिकल देख पाओगे। एनसीपी के विधायकों का कहना है अजीत पवार का राजीव गांधी जैसा मर्डर किया गया है। राजीव गांधी जी आप जानते हो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे और 1991 में 1991 में लिट्टे संगठन के द्वारा आत्मघाती हमलावर भेजा गया था। वो राजीव गांधी जी को माला पहनाने के लिए गए थे और उसके बाद अपने आप को ब्लास्ट कर लिया था, तो उसमें उनकी डेथ हुई थी। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर इशारा किया जा रहा है कि ऐसे ही इनका भी मर्डर किया गया है, कि मतलब पायलट जो है वही आत्मघाती हमलावर बन करके गया और इसी वजह से अपने आप को मतलब कि खुद भी मर गया और पूरा प्लेन भी क्रैश करा लिया, उसमें इनकी भी डेथ हो गई। अब इसमें क्या सही है क्या गलत, ये तो अब बात की बात है, जांच का विषय है। और जो सुप्रिया सुले जी हैं, जो कि इनकी बहन लगती थी, इनके द्वारा भी ये कहा गया है कि सीबीआई की जांच हो, सीबीआई की मांग की गई है जांच की। एक एक करके सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं, पूरी कहानी आप इत्मीनान से बैठे रहिए। तो देखिए हुआ क्या कि 28 जनवरी 2026 के दिन महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा सदमा लगा। वहाँ के डिप्टी सीएम, 2 डिप्टी सीएम हैं, एक एकनाथ शिंदे हैं वर्तमान में और एक अजीत पवार हैं। सीएम है देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के। तो डिप्टी सीएम जो है ये प्राइवेट प्लेन से अपने ये गए हुए थे, चार्टर्ड विमान से मुंबई से ये बारामती जा रहे थे, जो इनका कह सकते हो कि विधायी क्षेत्र है। तो यहाँ पर ये जा रहे थे और इनके साथ 5 लोग थे टोटल, मतलब उस प्लेन में, मतलब इनको मिला करके 5 लोग थे, जिसमें एक पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड था और 3 क्रू मेंबर थे। 3 क्रू मेंबर में एक कैप्टन सुमित कपूर थे, एक और को पायलट था और एक फ्लाइट अटेंडेंट था। तो ये कुल 5 लोग थे उस चार्टर्ड विमान में। चार्टर्ड प्लेन जो होता है पर्सनल यूज के लिए होता है और बड़े बड़े लीडर्स बिजनेसमैन इसका यूज करते हैं। तो ये जो चार्टर्ड प्लेन है ना, ये लीयरजेट 45 XR था, VSR वेंचर्स कंपनी का। इस पर भी सवाल उठाए गए, हालांकि बाद में जांच में पता चला कि उसमें कोई खराबी नहीं थी विमान में, विमान बिल्कुल ठीक ठाक था। लेकिन जब यहाँ पर ये दुर्घटना हुई, ये प्लेन क्रैश हुआ। प्लेन क्रैश कैसे हुआ? प्लेन क्रैश होने से पहले एक राउंड वो लैंड का प्रयास असफल कर चुका था, मतलब एक बार लैंडिंग का प्रयास किया वहाँ पर, लेकिन लैंड नहीं हो पाया, तो एक बार फिर से गया चक्कर लगा करके दोबारा से प्रयास किया। अमूमन ऐसा होता है, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि उसमें एक प्रॉपर तरीके की एक एंगल होता है, चाहिए होता है, और प्रॉपर डिस्टेंस से होती है कि उसी एंगल से उसी डिस्टेंस पर अगर लैंड कर रहे हो तब तो प्रॉपर तरीके से सही जगह पर जा करके आप अपना विमान रोक पाओगे। अगर एक बार में कुछ थोड़ा बहुत टर्बुलेंस हो जाता है, थोड़ा बहुत नहीं अगर सही से हो पाता है, आगे निकल गए, तो फिर क्या करता है पायलट कि ठीक तरीके से लैंड नहीं हो पाएगा, तो एक काम करते हैं, एक बार और चक्कर लगा लेते हैं, दोबारा से प्रयास करते हैं और उस सटीक एंगल पर, उस सटीक जगह पर लैंड करने का प्रयास करते हैं। तो ये होता है। ऐसे यहाँ पर भी हुआ, पहली बार में जब लैंड नहीं कर पाया सही तरीके से, तो एक चक्कर और लगाया और दोबारा लैंड करने का प्रयास किया, लेकिन दोबारा भी ठीक तरीके से लैंडिंग नहीं हो पाई और वहीं पर वो क्रैश कर गया। तो ये आप मैप के जरिए देख सकते हैं। मुंबई से ये विमान उड़ा था 8:10 पर और 8:46 पर सुबह में ही ये जाकर के असफल लैंडिंग प्रयास की वजह से बारामती एयरपोर्ट के पास ही ये विमान क्रैश हो गया था। अच्छा, ये जब क्रैश हुआ तो क्रैश होने के बाद अमूमन विमान में एक धमाका होता है, या कहें अगर 2 विंग्स है 2 धमाके होते हैं, लेकिन यहाँ पर वीडियोस में कई धमाके देखे गए। और इसी बात को लेकर के जो अजीत पवार के, जो अभी दुनिया में नहीं है, उनके जो भतीजे हैं, उन्होंने इस बात को लेकर उठाया हुआ है कि उसमें एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें पेट्रोल से भरा हुआ कुछ डिब्बा भी रखा गया था अलग से एक्स्ट्रा, जिससे कोई जिंदा ना बच सके। अच्छा, ये उनका दावा है। इसके अलावा एक और एनसीपी के विधायक हैं अमोल मिटकरी, इनका कहना है अजीत पवार के प्लेन के पिछले पायलट के तौर पर जिम्मेदार कैप्टन साहिल मदान और कैप्टन यश ये किस ट्रैफिक में फंसे थे, उनका सीसीटीवी फुटेज कहाँ है। ब्लैक बॉक्स जलने का दावा किया गया, सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया जा रहा है, आखिर क्यों? इन्होंने भी किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा किया है इस चीज को लेकर। अब देखिए ये कैप्टन वाला क्या
क्या मामला है। एक्चुअल में जब ये बात निकाली गई कि भाई कैप्टन कौन था, पता चला कि यहाँ पर कैप्टन सुमित कपूर बैठे हुए थे, जबकि होना चाहिए था कैप्टन साहिल मदान को, जो उनके पर्सनल मतलब समझ लो कि हमेशा के लिए वो कैप्टन रहा करते थे और अक्सर उन्हीं के साथ आया जाया करते थे, भरोसेमंद थे। इसके अलावा कैप्टन यश थे, लेकिन ये बताया गया कि ये दोनों ट्रैफिक में फंसे थे, इस वजह से उनको भेजा गया। अब भाई उसी दिन ट्रैफिक में कैसे तुम फंस गए? होता है कई कई बार, किस्मत होती है बात, कई कई बार बहुत चीज़ें जो हैं वो कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा करती है कि यार एक साथ इतना कैसे संयोग हो गया कि तुम्हारा कैप्टन जो है, दोनों कैप्टन जो हैं वो नहीं आए हैं उस दिन, ट्रैफिक में फंस गए थे। अगर ट्रैफिक में फंसे हैं तो उनका सीसीटीवी कहाँ है? दूसरा कोई कैप्टन आया, और दूसरा कैप्टन जो आया वो लास्ट टाइम पर जो ऑडियो रिकॉर्डिंग जाती है, जो एटीसी के पास जाता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास, उसमें रिकॉर्डिंग में भी कोई बात नहीं है, मतलब कि लास्ट टाइम पर अगर कोई भी क्रैश होने वाला होता है तो मेडे कॉल किया जाता है। और ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, मतलब मेडे कॉल अक्सर जब भी पायलट को हेल्प की ज़रूरत होती है, जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो मेडे बोलता है वो, है ना। तो वो भी नहीं आया यहाँ पर, लगातार मतलब एकदम बिल्कुल चुपचाप, कोई वॉइस नहीं, और डायरेक्ट जा करके वो क्रैश हो जाता है, तो मेडे कॉल नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब जांच में पता चला जहाँ पर क्रैश साइट थी तो वहाँ से निकाला गया, तो पता चला कि भाई ब्लैक बॉक्स जो है वो जल चुका है पूरी तरीके से। ऐसा समझ लो 99% केसेस में नहीं होता है, कि सिर्फ 1% चांसेस में ऐसा हुआ है आज तक में कि कभी ब्लैक बॉक्स जो है वो पूरी तरीके से डैमेज हो गया हो या जल गया हो, लेकिन इनके ही केस में जल गया। जबकि इनका प्लेन भी ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ा विमान था या कोई बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ या दो प्लेन टकरा गए या कोई ऐसी खाई में जा गिरा या पानी में जा गिरा, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। एयर स्ट्रिप के पास ही जा करके ये क्रैश हुआ था। तो ये बताया जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स जो है वो डैमेज हो गया है। ब्लैक बॉक्स जो होता है, मैं आपको बता दूं, ऑरेंज कलर का एक बॉक्स होता है, उसमें फ्लाइट का पूरा डेटा रिकॉर्डिंग किया जाता है शुरू से लेकर के अंत तक, जब तक वो फ्लाइट उड़ान भरती है। तो उसमें पायलट आपस में बात क्या कर रहे हैं, पायलट एटीसी से क्या बात कर रहे हैं, क्या क्या वहाँ पर सिग्नल चल रहा है, इंजन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका पूरा रिपोर्ट रहता है, वेदर कैसा है, मतलब सारी जांच, सारा कुछ जो है वो रिकॉर्डिंग होकर के उसमें रहता है। विमान के पिछले हिस्से में ये रखा रहता है, ऑरेंज कलर का रहता है ब्लैक बॉक्स। ऑरेंज कलर इसलिए होता है जिससे वो आराम से अगर कहीं त्रासदी हो तो वो विजिबल हो सके, देखने में मिल सके। खैर, ये जब ब्लैक बॉक्स बनाया जाता है ना, तो इसको 11,000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर का टेस्टिंग किया जाता है कि इतना ज़्यादा अगर टेम्परेचर आ जाए फिर भी ये बच सके। इसके अलावा टाइटेनियम की बॉडी लगी होती है, जो सबसे कठोरतम बॉडी मानी जाती है। इसके अलावा भी इस पर बहुत ही हज़ारों टन का दबाव लगा करके भी, प्रेशर लगा करके भी इसको देखा जाता है, इसका मतलब टेस्टिंग किया गया रहता है। उसके बाद इसके अंदर वो सारा डाटा स्टोर किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जैसे मान लो अगर समुद्र वगैरह में अगर कोई जहाज़ गिर गया तो 6,000 फीट की अगर नीचे तक चला जाता है विमान, वहाँ पर भी अगर रहा तो 6,000 फीट के नीचे कितना दबाव होगा, समुद्री दबाव, वो भी ये ब्लैक बॉक्स झेल सके। इससे ये पता, यही एक आखिरी उम्मीद होती है, कोई भी अगर प्लेन क्रैश होता है तो ब्लैक बॉक्स ही उसका आखिरी उम्मीद होता है कि पता लगे कि एक्चुअल में क्या घटना घटी थी, किसकी वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ। लेकिन इनके केस में ब्लैक बॉक्स कह रहे हैं कि भाई जल चुका है। तो लगभग 99% केसेस में कभी ऐसा नहीं होता कि ब्लैक बॉक्स ही जल जाए, लेकिन ये सब चीज़ें एक साथ संयोगवश एक के बाद एक होती जा रही हैं, और इसी वजह से सवाल पे सवाल उठ रहे हैं कि क्या अजीत पवार की मौत राजीव गांधी जैसे थी या इनकी मौत कोई बड़ी साजिश थी। क्योंकि राजनीतिक उथल पुथल भी, बहुत सारी चीज़ें, सब लोग अपने अपने हिसाब से कैलकुलेशन लगा रहे हैं कि ये होता है तो ये हो जाता, वो होता तो वो करने जा रहे हैं। वो अपने साथ फाइलें रखे थे तो वो फाइलें पूरी तरीके से जल जाएं, इसलिए अलग से उसमें डिब्बे रखे गए थे, पेट्रोल में कोई फाइल ना बचे, उन फाइलों में किसकी क्या चिट्ठी थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो सब अपने अपने हिसाब से कयास लगाते हैं। खैर, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है इनके द्वारा, जो ये विधायक हैं, कि अजीत पवार का मर्डर LTTE स्टाइल में हुआ। क्या कैप्टन सुमित कपूर सुसाइड बम्बर बन करके आया था, ये भी ये कह रहे हैं। तो देखिए, रोहित पवार हैं जो इनके भतीजे हैं अजीत पवार जी के, ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे मामले की गहराई में जा रहे हैं, एक बात साफ होती जा रही है कि VSR नाम की कंपनी को प्रभावशाली लोगों का समर्थन मिला हुआ है। इनमें कुछ राज्य सरकारों में है, कुछ नेशनल लेवल पे सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं, और कुछ बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके राजनीति से संबंध गहरे हैं, उनका नाम भी VSR कंपनी से जुड़ा है। ये वो कंपनी जिसका ये चार्टर फ्लाइट था, जिसका चार्टर विमान था, उस VSR कंपनी के बारे में ये कह रहे हैं। तो सब लोग मतलब आरोप प्रत्यारोप अब तेजी से लगा रहे हैं। लेकिन बात ये आती है कि रिपोर्ट कब आएगी।
तो जब भी कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो उसकी एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आती है, वो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट 1 महीने के अंदर अंदर देना मस्ट होता है। तो इसमें ये तो नहीं पता लगता है कि एक्चुअल रीज़न क्या है, लेकिन इसमें ये ज़रूर पता लग जाता है कि किस प्रकार से क्रैश हुआ, है ना। ठीक वैसे ही जैसे अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था तो उसके 1 महीने बाद रिपोर्ट आई थी, तो मैंने आपको वीडियो बना करके दिया था पूरा अच्छे से, उसमें भी बहुत सारी हालांकि गलतियां भी निकली थी। खैर डिटेल रिपोर्ट जो है वो 1 साल 2 साल कई बार 3 साल बाद आते हैं, लेकिन प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो आती है वो 1 महीने के अंदर ही आती है, उसको देना मस्ट होता है, ये रूल है। तो अभी 28 जनवरी को ये मामला हुआ था, तो 28 फरवरी को यानी आने वाले 2 से 3 दिनों में इसका प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आएगा। अब वो जो रिपोर्ट आएगा उसमें ये पता लगेगा कि कब कितने बजे कहाँ से उड़ा, क्या कुछ कहा गया वहाँ पे, लास्ट कॉल क्या था, एटीसी को क्या कहा गया, कैप्टन के द्वारा क्या क्या बातचीत हुई वो, इसके अलावा कितने टाइम से कितने एंगल पर कितने कहाँ पर क्या विस्फोट कैसे विमान वहाँ क्रैश हुआ ये बताया जाएगा। इसके अलावा ये बताया जाएगा कि क्या क्या मिला, उसकी फुटेज वगैरह रहेगी। मैंने आपको अहमदाबाद प्लेन क्रैश वाले में डिटेल में दिखाया था एनालिसिस करके, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी आएगी रिपोर्ट, तो उसमें भी ये सब दिखाया जाएगा। हाँ, लेकिन फिर भी इसमें ये नहीं पता लगेगा या कहीं इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जाएगा कि क्या कारण थे, किस वजह से विस्फोट हुआ। अब इसमें भी हो सकता है कि पायलट को गलती दे दी जाए। पायलट को गलती अक्सर दे दी जाती है क्योंकि उसमें सबका विन विन सिचुएशन हो जाता है, क्योंकि पायलट अपने आप को डिफेंड करने के लिए बचता नहीं है और इससे कंपनियों का शेयर नहीं गिरता है, कंपनियां भी बची रहती हैं, उनका भी आगे का बिजनेस बचा रहता है। तो अक्सर ऐसे मामलों में लोग पायलट को ही दोष दे देते हैं, लेकिन अब देखा जाएगा इस वाले में किसको लगता है दोष। आपको क्या लगता है कि किसकी गलती थी, क्या वाकई में कॉन्स्पिरेसी थी? अगर इन सब बिंदुओं को अगर सच मान करके चलें कि मतलब लास्ट टाइम पर उस पायलट का ट्रैफिक में फंस जाना और दूसरे पायलट को जाना, उसके बाद फिर लास्ट टाइम पर एटीसी के टाइम पर कुछ ना बोलना, विमान बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक स्थिति में होना, मतलब अभी 16 ही साल पुराना हुआ था बने हुए, मतलब कि अमूमन अगर आप वैसे भी देखोगे तो 40 45 साल पुराने विमान जो हैं ये आराम से रन कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 16 साल ही पुराना चार्टर्ड फ्लाइट था, इसमें ये विस्फोट हो गया और कंपनी के द्वारा ये भी कहा गया कि सब कुछ ठीक ठाक था। हाँ, फ्यूल भी ओवरलोडेड था, मतलब ये भी बताया जा रहा है कि फ्यूल जो है जब बारामती तक ही जाना था मुंबई से, तो पूरा फुल टैंक करने की क्या ज़रूरत थी, तो इसमें भी फ्यूल पूरा फुल टैंक था। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि भाई कुछ एक्स्ट्रा फ्यूल भी रखा गया था। तो ये सब किस तरफ इशारा करते हैं, आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बताइएगा। खैर ये राजीव गांधी जी का म्यूज़ियम में रखा हुआ जो लास्ट टाइम पर बचा हुआ कपड़ा और जूते और मोजे हैं वो रखे गए हैं म्यूज़ियम में। राजीव गांधी जी को आपको अगर याद हो तो एक धनु नाम की महिला थी और उसने सुसाइड बॉम्बर का काम किया था, ये थी वो माला पहनाने गई थी। लास्ट इनकी तस्वीर है जिसमें धनु समेत 16 लोग और 45 घायल थे, 16 लोगों की मृत्यु हुई थी। राजीव गांधी जी भी थे इसमें। 21 मई 1991 का दिन था जब ये अपना प्रचार प्रसार करने के लिए गए हुए थे तमिलनाडु में। तो श्री पेरम्बदूर में वहीं पर लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई एक महिला अपना अंदर बम वगैरह बांधे हुए गई थी इनको माला पहनाने के लिए और अपने आप को विस्फोट कर लिया था। तो ये वो मामला था, इसको भी लिंक करके कुछ नेता कह रहे हैं कि ठीक वैसे ही इनके साथ भी कॉन्स्पिरेसी रची गई है। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खैर अजीत दादा तो अब नहीं रहे, लेकिन अब देखना होगा आगे रिपोर्ट में कुछ पता चलता है कि नहीं चलता है। ये वो महिला थी राजीव गांधी जी की हत्या के पीछे, और ये प्रभाकरन था जो लिट्टे का मतलब सरदार था, सरगना था। इसकी कहानी मैं बता चुका हूँ, इसलिए इस वीडियो में और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इतना ही रखते हैं वीडियो में। अच्छा, एक जो ज़रूरी बात आप लोगों के लिए, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप लोग के लिए कंप्यूटर की ई बुक आई हुई है। कंप्यूटर की ई बुक शानदार है, ज़बरदस्त है, जानदार है, क्योंकि इसमें आप इस हिसाब से ग्राफिक्स के माध्यम से पढ़ोगे जो कहीं पर आपको नहीं मिलने वाला है। आप देखिए 18 चैप्टर्स इसमें कवर कराए गए हैं कंप्यूटर के, और इसमें ऐसे ऐसे चैप्टर्स हैं जो अमूमन आपको जो भी मार्केट में किताबें अवेलेबल है वहाँ पर नहीं है। जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में डिटेल है ना, मतलब लोग वैसे पॉइंट बना करके तो पढ़ा दिए हैं लेकिन डिटेल में कोई नहीं बताया गया। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इसको अच्छे से, इसके अलावा डिजिटल सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ से आजकल क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं। तो ये सब कवर कराया हुआ है मैंने, इसमें आप देख सकते हैं इस ई बुक में। ये ई बुक आप MJT ऐप से ले सकते हो, वहीं से आप लास्ट 6 मंथ, लास्ट ईयर की, लेखपाल की और भी बहुत सारे ई बुक्स ले सकते हो। आप हमारी ई बुक्स देख सकते हो किस प्रकार के क्वालिटी कंटेंट होते हैं। सारी ई बुक आपको MJT ऐप पर मिलेगी। MJT ऐप पर जाकर बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाकर आप ई बुक ले सकते हो। किसी भी सहायता के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, आपको पूरी हेल्प की जाएगी, और आप UPI के जरिए भी ले सकते हो व्हाट्सएप पे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।